हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लास हमारी रहेगी रेगुलेशंस नंबर 139, दैट इज इक्विपमेंट ऑफ फायर फाइटिंग। आप इसको फायर फाइटिंग टूल्स भी कह सकते हैं। इक्विपमेंट्स मतलब क्या? औजार, व्यवस्था या फिर टूल्स, टेक्निक्स, वही सब इक्विपमेंट आ जाएंगे ना। जैसे अभी मैं आपके लिए लेक्चर ले रहा हूं, तो हमारे लिए क्या इक्विपमेंट आएंगे? सबसे पहले तो वाइट मार्कर बोर्ड चाहिए, दूसरी मार्कर पेन चाहिए, फिर बुक्स चाहिए, लाइट्स चाहिए। ये सब इक्विपमेंट आएंगे, ठीक ना। तो सेम इट इज अंडरग्राउंड के केस में, जब फायर से हम लोग किस तरह से लड़ सकते हैं या बचाव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, उसी को हम लोग इक्विपमेंट ऑफ फायर फाइटिंग कहेंगे। ओके, नाउ पूजा समाप्त हो चुका है, दशहरा की समय समाप्त हो चुकी है। अब एग्जामिनेशंस की समय आ चुकी है। लगभग आई थिंक सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम होने को है या फिर हो चुकी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रिलैक्स फील करें। जैसे ही आपको अगर समय मिलता है तो कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहिए। ये आजकल के समय पे आप समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि फ्री टाइम पे वो गैजेट ले लेते हैं और अपनी प्ले या फिर उस पर समय देते हैं। जैसे गैजेट में आप अगर देखोगे तो मोबाइल्स का उपयोग आज के टाइम पे बहुत सार्वजनिक हो गया है, सब कोई करते हैं। बट रिसोर्सेज भी हमारा पॉजिटिव वे में भी जाता है और नेगेटिव वे में भी जाता है। तो जितना रिसोर्सेज को आप पॉजिटिव वे में यूज करें, वो आपके लिए उतना बेस्ट होगा। आप मोबाइल का उपयोग एज ए स्टडीज या फिर किसी घटना या फिर अपने काम के लिए यूज करते हो तो आपका पॉजिटिव वे जाएगा, अदरवाइज समय की बर्बादी है। सबसे पहले तो ये जो रील्स वाली पागलपन छाई हुई है, रील्स मतलब अब समझ ही रहे हो, युवा हो, यंग हो, तो ज़्यादातर लोग, युवा जनरेशंस ज़्यादातर लड़कियों को देखना पसंद करते हैं रील्स में। तो ये सब जो मेंटलिटी या हार्मोन्स आपसे करवा रहा है, तो इसको आप कंट्रोल कीजिए। आपको किसी की डांस, किसी की कला या फिर किसी की वायरल वीडियोस देखने से कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। उसी के बदले में आप खान सर को देख लो, उसी के बदले में आप हमें देख लो, उसी के बदले में आप किसी फैक्ट्री की कंपनी या बायोग्राफी देख लो, या फिर किसी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन्स की बायोग्राफी देख लो। बहुत सारा देखने के लिए, बहुत सारा चीज़ है। अमेरिका का स्ट्रीट देख लो, अमेरिका का कुछ फेमस कल्चर या फिर वहाँ के स्ट्रीट नेम, डेवलपमेंट, ये सब देखो ना। फालतू की किसी की वायरल वीडियो, कोई लड़की थोड़ी सी क्या डांस कर दी, आप उसे देखते जा रहे हो। तो ये कतई ना करे, बहुत समय की बर्बादी है। एनीवेज, बातें रखता हूं, क्योंकि जो रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता हम कब का गुजर चुके हैं और बहुत अच्छे से पार भी कर चुके हैं। तो डोंट टीच द फादर हाउ टू। ओके, नाउ पहला पॉइंट, इन एवरी माइंस। ये तो सभी कोई जानते हैं। एवरी माइंस क्या? कहीं भी अगर वर्किंग होती है तो फायर इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग टूल्स आपके पास होता ही होता है। जैसे कि पेट्रोल पंप अगर आप कभी जाते होंगे तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखी रहती है, प्लस
एक बाल्टी में, रेड कलर की बाल्टी में बालू भी लगा रहता है। तो ये सब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ही है, टूल्स ही है। तो किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो जहाँ पे आग लगने की संभावना है, किसी प्रकार का गैसियस का संभावना है, तो वहाँ फायर फाइटिंग टूल्स होना मांगता ही है। ओके, तो सेम इट इज यहाँ भी है कि इन एवरी माइंस आपके पास फायर फाइटिंग टूल्स होना चाहिए, फायर स्टेशंस होना चाहिए, और जितनी भी सामग्री होती है, इक्विपमेंट होती है, वो सब आपके पास होना चाहिए। ओके, ब्रीथिंग एपरेटस भी होना चाहिए। फायर लगने के बाद बहुत ज़्यादा धुआं हो गई है, वहाँ से कुछ बंदे वर्कर को निकालना है, तो आप ऐसे ही थोड़ी ना हिल सकते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ब्रीथिंग एपरेटस लगा के ही जाना होगा। एक मैंने अभी एक छोटी वर्ड यूज़ किया लोकल लैंग्वेज में, हेल। हेल वो HELL, हेल नहीं, हेल। हेल मतलब किसी भी जगह पे घुस जाना या चले जाना, हेलना बोला जाता है, ठीक है। एनीवेज, तो पहला पॉइंट कहता है अनलेस एक्सप्रेसली exempted in written by the regional inspector, adequate quantities of water at sufficient pressure shall be provided to all workers placed below ground and all other place of fire risks such as coal stock, spoil heap containing carbonous material and exposed coal surface liable to heating for purpose of efficient fire fighting। मतलब कह रहा है कि रीजनल इंस्पेक्टर की अनुमति से, उनकी रिटर्न परमिशन से आपको माइंस में, एवरी माइंस में पानी की व्यवस्था रखनी है विथ पर्याप्त मात्रा में प्रेशर्स होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था रखनी है। इसके साथ साथ जहां फायर मतलब आग लगने का रिस्क होता है, जैसे कोल स्टॉक में या फिर बिलो ग्राउंड में या फिर कार्बोनियस मटेरियल में, ऐसे जगह पे आग लगने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे जगहों पे आप पर्याप्त मात्रा में फायर फाइटिंग टूल्स, इक्विपमेंट आपको रखना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फायर स्टेशन with suitable supply of firefighting equipment shall be established and kept maintained at a convenient point both on surface and below ground। फायर स्टेशन आपको बनाना ही है, बिलो ग्राउंड में भी, सरफेस में भी, और उस स्टेशन में आपको सारा मटेरियल्स, टूल्स, टेक्निक्स, सब चीज रखना है। उसे जांच भी करना है आपको कि सच में वो मान लीजिए आप अगर सोडा एसिड की फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं और पता चला कि वो एक्सपायरी हो चुका है, तो फिर वैसे में आपको उसको यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी तरह एग्जामिन भी करना है और फायर स्टेशंस आपको बनाना है। Sufficient supply of sand or incombustible material and suitable portable fire extinguisher in sufficient quantity of automatically operated fire suppression device shall be provided। देखिए, एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है कि सैंड और सुटेबल मटेरियल आपको रखना है सुटेबल जगह पे, ताकि फायर से हम लोग बचाव कर सके। या फिर इनकम्बस्टिबल मटेरियल, ऐसा पदार्थ जिसपे आग नहीं लग सकता है, वैसा मटेरियल भी आपको रखना है। अच्छा, आप अगर डंपर पे कभी नोटिस किए होंगे तो देखिएगा, ड्राइवर के केबिन पे या फिर डंपर चढ़ते वक्त एक साइड में टूल्स रखने की जगह होती है, वो वहाँ पे टूल्स क्या रहती है, ये आपने नोटिस किया है? सेम इट इज 1 लीटर की वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रहती है, ताकि अगर इन द केस आग कहीं लग भी जाए तो ड्राइवर उसको, ऑपरेटर उसको यूज कर सके। प्लस आजकल के मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न इंडिया में ऐसे ऐसे ट्रक टिपर्स आ रहे हैं कि ऑटोमेटिक फायर सस्पेंशन
गियर्स लगा हुआ रहता है। मतलब अगर डंपर में कहीं भी किसी प्रकार का आग लगी है तो ऑटोमेटिक फायर सस्पेंशंस ऐसे काम करने लगते हैं कि वो आग को बचाव, मतलब आग लगने से बचाव कर देते हैं। जिससे जिससे आप अगर मूवीज में, हॉलीवुड की मूवीज में देखिएगा, बहुत सारे बिल्डिंग्स में किसी किसी जगह पे आग लगती है तो वहाँ की कस्टमाइज बिल्डिंग ऐसी रहती है कि जैसे ही आग कहीं या धुआं स्मोक दिखती है तो पहला अलार्म बजता है, उसके बाद ऑटोमेटिक पानी का फुहारा निकलता है। तो इस तरह भी आजकल के 90 टन 120 टन ऐसे ट्रक, टिपर, डंपर में भी आने लगे हैं। ओके, तो वही कह रहा है, सैंड और इनकम्बस्टिबल मटेरियल आपको रखना होगा, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी। ओके, इसके साथ साथ जो सैंड और इनकम्बस्टिबल मटेरियल और जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ रखना है, इसके बारे में नीचे पॉइंट वाइज दी गई है कि ऐसे जगह में आपको रखना ही रखना है। जैसे कि पहला, एवरी एंट्रेंस टू ए माइन और डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी लैंडिंग एंड शाफ्ट बॉटम इन यूज। मतलब जैसे ही माइंस को माउथ होता है, एंट्रेंस होता है, वहां पे आपको फाइटिंग टूल्स रखना ही है, साथ में जहां लैंडिंग हो रही है केज वहां भी, ठीक है, और एवरी डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस में भी। इसके साथ साथ एवरी प्लेस वेयर टिम्बर, ग्रीस, ऑयल और इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजेस और स्टोर, यूजेस नहीं है, स्टोर है। अगर कहीं अगर कहीं टिम्बर, ग्रीस और ऑयल या इनफ्लेमेबल चीजों का यूज हो रहा है तो वैसे केस में आपको वहां पे रखना ही है, ठीक है। और रखना है तो क्या क्या रखना है? जनरली जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है पोर्टेबल में 15 लीटर की नहीं, 5 लीटर की आती होगी, 10 लीटर की, एक 1 लीटर की, तो आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके ऐसी पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स होना चाहिए। प्लस बालू भी, बालू जमा करके नहीं, बाल्टी में पोर्टेबल बालू, अब जमा हुआ बालू आप कैसे तुरंत ले जाएंगे, इसलिए बालू टांग करके रखना है। ये स्टैंड, बालू की अलग स्टैंड रहती है, यहाँ से निकलती है स्टैंड, ऐसे टंगी हुई रहती है। ओके, तो ये भी इक्विपमेंट हो गया मेरा फायर फाइटिंग का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी इंजन रूम, डीजल इंजन मेंटेनेंस वर्कशॉप, फिलिंग स्टेशंस एंड स्टोरेज बैटरी चार्जिंग स्टेशंस। मतलब एवरी इंजन रूम, जहां इंजन की काम हो रही है, स्टोरेज है, वहां भी रखनी है। फिर डीजल इंजन मेंटेनेंस वर्कशॉप में भी रखनी है, जहां डीजल मेंटेनेंस इंजन की वर्कशॉप है वहां भी। इसके बाद फिलिंग स्टेशंस, फिलिंग स्टेशंस आप समझ रहे हैं किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? जहां पे हम लोग टिपर में या फिर मशीन्स में पेट्रोलियम, टिपर है तो पेट्रोल, अगर डीजल है तो डीजल डालते हैं, उसी को फिलिंग स्टेशंस बोलते हैं। वो पेट्रोल पंप नहीं, फिलिंग स्टेशंस अलग है। यहाँ पे माइंस में बनाई जाती है, एक वो सुटेबल जगह को देखते हुए फिलिंग स्टेशंस बनाती है और वहीं से सारे ट्रक टिपर में हम लोग फ्यूल डालते हैं। ओके, इसके अलावा भी माइंस में बहुत सारे ऐसे सीसीएल की माइंस में जिनके पास पर्सनल खुद की पेट्रोल टैंक भी है, तो वहां भी। ओके, और वैसे जगह जहां बैटरी चार्जिंग स्टेशंस हो। ओके, अंडरग्राउंड अगर आप गए हैं तो जहां बत्ती आप रखते हैं ना चार्जिंग के लिए, वहां भी आपको रखना है।
On every track mounted and trackless locomotive, self-propelled main riding cars and personal carriers. तो ट्रैक माउंटेड रहे या ट्रैकलेस रहे, आपको वहां भी लोकोमोटिव में भी रखनी चाहिए। उसके बाद मेन राइडिंग सिस्टम में भी रखनी चाहिए। मेन राइडिंग जो कार्स होती है, मैंने बताया था कि एक ऐसी कस्टमाइज कार है, एज ए ओपन जीप आप बोल लीजिए, उसमें भी होनी चाहिए, जिसमें 4 लोग की सवारी होती है। नेक्स्ट ईच परमानेंट एंड टेम्पोररी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, जहां परमानेंट और टेम्पोररी इलेक्ट्रिकल स्टेशंस हो वहां तो रखना ही रखना है। बिजली आग के लिए कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर बेस्ट होता है और कौन सा यूज नहीं किया जाता है, सोचिए। अगर अब पेट्रोल की आग कहीं पे लगी है और आप चाह रहे हैं कि पानी से उसको बुझा दे, तो बुझ जाएगा। आगे पॉइंट में लिखा हुआ है, चल रहे हैं, फिर उसमें आके हम लोग बात करेंगे। Then after every machineries, plant installations and at locations where welding, cutting, soldering with arc or flame is being done, वैसे जगह पे भी रखना है जहाँ वेल्डिंग, कटिंग और सोल्डरिंग का काम हो रहा है। उसके साथ साथ मशीनरीज, प्लांट और इंस्टॉलेशंस के जगहों पे भी, और सच अदर स्पेशल प्लेस ऑफ रिस्क एज में बी स्पेसिफाइड बाय द मैनेजर, और ऐसे स्पेशल कंडीशंस या स्पेशल जगहों पे भी रखना है जो मैनेजर आग लगने की संभावना या आग की रिस्क को देखते हुए निर्धारित करे। ओके, इसके बाद कहता है एवरी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज यूज्ड इन ओपन कास्ट वर्किंग शैल बी प्रोवाइडेड विथ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर डिटेक्शंस एंड सप्रेशंस डिवाइस और सिस्टम्स। मैंने बताया था ना कि आजकल के टिपर ट्रक में भी सप्रेशंस डिवाइस लगी रहती है, जो कि ऑटोमेटिक केज को फायर को केज करके खुद से वो बुझाने का काम करती है। ओके, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ट्रक एंड डंपर और लेस देन 35 tons capacity used in open cast mines, it may be sufficient if semi automatic type of fire suppression systems has been provided। अगर 35 टन से 35 टन से अगर किसी टिपर की या डंपर की कैपेसिटी 35 टन से लेस है, तो ऐसे केस में सेमी ऑटोमेटिक फायर सस्पेंशन सिस्टम्स हो तो चल सकता है। लेकिन 35 टन से ज्यादा कैपेसिटी वाला ट्रक पे, डंपर पे, टिपर पे कतई अलाउड नहीं है। ओके, इसके बाद है स्पेशली डिजाइन वाटर फॉर्म स्प्रे डेल्यूज सिस्टम और ड्राई केमिकल शैल बी इंस्टॉल अबव ईच बेल्ट ड्राइव, बेल्ट टेकअप, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, गियर रिड्यूसिंग यूनिट एंड अदर स्ट्रेटजी लोकेशंस ऑन द कन्वेयर बेल्ट सिस्टम्स। मतलब कह रहा है कि स्पेशली डिजाइन वाटर फ्रॉम स्प्रे डेल्यूज सिस्टम्स और ड्राई केमिकल्स शैल बी इंस्टॉल्ड above each belt of drive, belt take-off, electrical control gear, reducing and other strategy। मतलब ऐसे डिजाइन वाली, जो अभी मैंने बताया था कि पिक्चर्स मूवी, हॉलीवुड मूवीज में कस्टमाइज बिल्डिंग रहती है, सेम इट इज यहाँ भी आपको ऐसी डिजाइन करनी है वाटर की, ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पे आग लगने की संभावना है, और जो बेल्ट ड्राइव जहां यूज हो रहे हैं, बेल्ट टेकअप कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल या गियर रिड्यूसिंग हो रही है, वहां पे आपको ऑटोमेटिक डेल्यूज सिस्टम और ड्राई केमिकल शैल बी इंस्टॉल करनी है। मतलब ड्राई केमिकल इंस्टिंग्विशर्स आप बोलिए, फायर इक्विपमेंट बोलिए, ड्राई केमिकल्स, उसमें जब अगर आप फायर इंस्टिंग्विशर्स देखे होंगे CO2 टाइप का,
या सोडा एसिड टाइप का, तो उसमें क्या होता है कि वो सारे ड्राई केमिकल्स से बने हुए रहते हैं, मतलब सूखा पदार्थ से बने हुए रहते हैं, सूखा केमिकल्स कंपोजिशन से बने हुए रहते हैं, जिससे वो जैसे ही आप स्प्रे कीजिएगा फायर एक्सटिंग्विशर से तो वो लिक्विड में नहीं, एज ए सेमी लिक्विड में निकलती है, और स्प्रे करने के बाद वो पाउडर में शेप आ जाती है, मतलब पाउडर चेंज टू सेमी लिक्विड टू पाउडर। मैंने देखा है, किया भी है। आप भी अगर ट्रेनिंग पीरियड में हैं या फिर कहीं काम कर रहे हैं तो आप जाइए, उसको यूज़ कीजिए। आप किसी से परमिशंस लेके, मैनेजर से लेके यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह का रहता है, यहाँ से निडिल इसके बीच में रहता है, निडिल को निकालते हैं, लॉक टूट जाता है, या फिर नहीं निकलता तो उसको दरवाजे से या ऐसे किसी से प्रेशर देना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप फायर को कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एडिक्वेट नंबर ऑफ सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर automatically operated fire suspension device will be provided. Continuous mining machineries, other face cutting machines, loading machines, roof vaulting machines and other hauling machines, मतलब जितने भी मशीनरीज है वो सब में भी ऑटोमेटिक सस्पेंशंस फायर इक्विपमेंट्स लगी होनी चाहिए, ऑटोमेटेड फायर सस्पेंशंस डिवाइस। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे इक्विपमेंट या फायर फाइटिंग टूल्स रखना है उसकी डाटा कंप्लीट हुई। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी बहुत फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में देखने के लिए, कौन सा टाइप कहाँ पे यूज़ होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ यूज़ होगा, ये सब बारे में अब हम लोग डिस्कशंस करेंगे। मैं थोड़ा गले को भिंगार लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स पे अब हम लोग आ रहे हैं। डिप्लोमा की क्लास में ये फायर एक्सटिंग्विशर्स की क्लास मैंने ली है। लगभग 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, तो आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं जो रेगुलेशंस में बात रखी गई है कि सोडा एसिड टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर्स आप कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर फोम टाइप की जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होती है वो कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो रेगुलेशंस में बात रखी गई है उसको हम लोग देखेंगे। बाकी अगर इसमें और डिटेल्स आपको जाननी है तो जाके आप वीडियो को डिप्लोमा इन माइनिंग 3rd ईयर के वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, वीडियो देखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आती थी कि क्लासेस को कंटिन्यू, मतलब अगर कोई CMR 3 देख रहा है तो CMR 4 कहाँ मिलेगी, ये मुझे नहीं पता होता था। तो किसी दिन मेरे दोस्त ने ही बताया था कि भाई अगर जो क्लासेस हो रही है वो कंटिन्यू आपको सारी लेक्चर्स देखनी है तो पहले आप उसके चैनल में जाइए, यानी कि केवल ट्रेनिंग में जाइए, देन आफ्टर आप प्ले लिस्ट में जाइए, फिर वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में सारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे CMR 2017, डिप्लोमा इन माइनिंग 1st ईयर, डिप्लोमा इन माइनिंग 3rd ईयर, देन झारखंड हिस्ट्री क्लासेस भी है। तो वहाँ पे अगर CMR 2017 आपको देखना है तो उस पर आप टच कीजिए, वहाँ सारे के सारे वीडियोस लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ऐसा मुझे पहले नहीं आता था, बट दोस्तों ने बताया तब मैंने सीखा। तो आपको भी अगर इन द केस नहीं आ रहा तो पहले हमारी चैनल में जाइए, केवल ट्रेनिंग में जाइए, फिर देन आफ्टर प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको CMR 2017 देखने को मिलेगा, फिर आप कंटिन्यू सारे वीडियो को प्ले ऑल कीजिए, सारे वीडियो चलते रहेंगे, या फिर जो आपको देखना है वो चलते रहेंगे। ओके,
नाउ सोडा एसिड टाइप्स इंस्टिगेटर, सोडा एसिड टाइप, यहाँ पे दो बातें रखी गई है। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग कहाँ यूज नहीं करेंगे? सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर एंड वन मोर थिंग, क्या है? फोम नहीं है, वाटर नहीं है, एक क्या फायर है? इलेक्ट्रिकल एंड ऑयल फायर्स में यूज नहीं करेंगे। कौन कौन सा यूज नहीं करेंगे? सोडा एसिड टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स और वाटर, ये दोनों को किसी भी आग को जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है वहां पे, और किसी ऑयल से आग लगी है वहां कतई हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे सोडा एसिड टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स और पानी का। ऑयल, फिर ऑयल मीन्स क्या? यहाँ पे आप अगर ऑयल देख रहे हैं तो ऑयल मीन्स क्या? किसी भी प्रकार की ऑयल बात करी गई है, या तो पेट्रोलियम जेल हो या फिर कोई किसी भी प्रकार का ऑयल। जैसे आप अगर सरसों की ऑयल में भी आग लगती है, अगर नोटिस किए होंगे, या खाना बनाते होंगे और किसी दरमियान जो गैस की चिंगारी फ्लेम होती है वो अगर सरसों तेल में आ जाए तो आग थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो वही हुआ ना। तो मतलब कहने का मतलब उस ऑयल में भी आग लगती है। मैं एक बार क्या हो रहा था कि दाल को चोखा लगा रहा था, तो क्या हो गया था कि मिर्चा थोड़ी ज़्यादा डाल दिया, वो विदाउट कटिंग में वो फटा ऐसे कि थोड़ी कैच, मतलब फ्लेम की जो आग थी वो कैच कर गई और इतनी धड़क के उठी कि सब कोई डर गया। तो होता है जब आप बैचलर में हैं तो खाना बनाना आपको सीखना होगा, अदरवाइज होटल और हॉस्टल की खाना को आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे मिलता है और क्या कंडीशन से रहता है। ठीक है, तो सोडा एसिड हम लोग यूज नहीं करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल फायर और ऑयली फायर। एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, फोम टाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक और है इंपॉर्टेंट है, फोम टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स को हम लोग किस में यूज नहीं करेंगे? इलेक्ट्रिकल और, अच्छा बस इलेक्ट्रिकल है। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर शॉल बी नॉट बी फॉर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में यूज नहीं करेंगे हम लोग, मतलब इलेक्ट्रिकल फायर में ना तो फोम टाइप का यूज करेंगे और ना तो सोडा एसिड का यूज करेंगे। बस यही इंपॉर्टेंस है, दो लाइन इसमें। और एक इंपॉर्टेंस डाटा जो है इसमें 30 डेज है। कोई भी इक्विपमेंट्स हो फायर फाइटिंग का, उसको कैलिब्रेशंस या फिर एग्जामिन करना होता है। तो कैलिब्रेशंस के लिए अगर क्वेश्चंस पूछे
किसी भी इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कौन करता है और कितना समय में करता है, तो आप लोग कोई डेट वूट नहीं आंसर करके आइएगा। एक्चुअली जो भी इक्विपमेंट कैलिब्रेशन होता है वो कंपनी करती है और कंपनी के निर्धारित डेट पे लिखी रहती है वहाँ पे। जैसे आप अगर बाइक ले रहे हैं तो बाइक को लेने के बाद कंपनी आपको कहेगी कि 10,000 या 2,000 चलने के बाद आपको सर्विसिंग करना है। सेम इट इज यहाँ भी इक्विपमेंट की सर्विसिंग कैलिब्रेशन होती है और वो निर्धारित समय पे जो कंपनी के है उसी समय पे आपको करनी होती है। तो ये हो गया सोडा एसिड और फोम टाइप में इलेक्ट्रिकल फायर में यूज नहीं करेंगे, और सोडा एसिड और वाटर इलेक्ट्रिकल फायर और ऑयल फायर्स में यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फायर एक्सटिंग्विशर containing chemical which are liable when operated to give off poisonous or noxious gases shall be not provided or used below ground। अंडरग्राउंड की कंडीशंस में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होगा आपके पास, दिस वन, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स ऐसा होना चाहिए कि उसमें से ना कोई टॉक्सियस या नॉक्सियस गैसेस निकले या कोई ऐसी हार्मफुल गैस ना निकले जिससे माइंस को और माइंस में वर्कर या किसी भी मशीनरीज को खतरा हो। ओके, सिंपल में ऐसी टॉक्सियस गैसेस नहीं निकलना चाहिए जिससे हम लोग जान या माल की हानि हो। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑल टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग एंड फायर सस्पेंशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शंस एंड सप्रेशन सिस्टम्स टू बी यूज्ड इन मशीनरीज एंड प्लांट इंक्लूडिंग हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज मटेरियल्स एंड केमिकल्स टू बी यूज्ड इन फायर सीलिंग फाइटिंग और सस्पेंशन सिस्टम्स इन माइन बोथ ऑन surface as well as below ground shall be such type standard make approval by the chief inspector by the general orders or special orders। मतलब कि पहला ही पॉइंट्स में हम लोग बताए थे कि फायर फाइटिंग टूल्स HEMM या ट्रक टिपर डंपर ये सब में लगी होनी चाहिए। इसके बावजूद भी आपको एक स्टैंडर्ड ऑर्डर, मतलब क्या, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो वेरीफाइड इक्विपमेंट हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, उसी को आपको लगाना है। और ऐसा में क्या, फायर सस्पेंशन सिस्टम्स, ओके, जितने भी फायर सस्पेंशन सिस्टम्स होंगे जिसमें कि ऑटोमेटिक फायर सस्पेंशन डिवाइस होगा या कुछ भी मतलब क्या, जो फायर से रिलेटेड हो, जो फायर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो, वो सारे चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ए competent person shall be once at least every month examine all the equipments materials arrangement provided for the firefightings and shall be discharged and refilling the fire extinguishers as often may be necessary, ensure these are the proper working or order and any deficiency found during any such examinations or otherwise shall be immediately remitted। मतलब 30 दिनों के अंतराल में, यानी कि एवरी 30 डेज आपको जितने भी फायर फाइटिंग टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर्स भी, सबको चेक करना है। अगर किसी में नहीं है मटेरियल, फायर फाइटिंग्स में मटेरियल नहीं है, अंदर की कंपोजिशंस नहीं है, तो उसको आपको रिफिलिंग भी करना है। ओके, नेक्स्ट, a report of every such examinations made under the regulation 6 shall be made in a bond page book purpose for the duties and dated permissions making the। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि कुछ भी एग्जामिनेशंस होता है अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट या किसी भी प्लेस में या माइंस में, तो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो रिपोर्ट बॉन्ड पेज बुक में हम लोग मेंटेन करते हैं और जो एग्जामिनेशन से लेते हैं उनकी काउंटर साइन और डेट भी लिखी जाती है। तो
जो बंदा एग्जामिनेशंस ले रहा है तो बॉन्ड पेज बुक को मेंटेन करेगा और साइन भी डालेगा। तो आज की रेगुलेशंस 139 यहीं समाप्त होती है। देन आफ्टर 140 ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फायर फाइटिंग्स, ये देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस मतलब संगठन क्या है फायर फाइटिंग से लड़ने के लिए, यानी कि 2 और रेगुलेशंस फायर से रिलेटेड है। देन आफ्टर हमारा रेगुलेशंस किसमें जगह, प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, यानी कि डस्ट से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस है वो हो जाएगा। तो रेगुलेशंस यहीं समाप्त होती है। अगर कुछ कहना है, कुछ मैसेज है आप तक, या आपका कुछ मैसेज है तो प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट में लिखिए। और बहुत आस लगाए बैठे हैं सारे माइनिंग स्टूडेंट्स कि कहीं ना कहीं जॉब आएगी गवर्नमेंट की और कंपटीशंस में बैठेंगे, बट अभी तक का जॉब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग ने AIDO के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया। अब ये शायद 14 तारीख को फिर से आपातकालीन भूख हड़ताल की जा रही है। कहाँ पे? कोलकाता हेडक्वार्टर पे, कोयल भवन पे, सॉरी कोयला भवन पे, कोयल भवन, हाँ एग्जैक्टली कोयल भवन ही नाम है। कोयला भवन की BCCL की जो हेडक्वार्टर है उस जगह की नाम को हम लोग कोयला भवन कहते हैं। कोयल भवन जो हेडक्वार्टर है कोल इंडिया की, उसको हम लोग कोयल भवन के नाम से जानते हैं। तो राजीव सर द्वारा भूख हड़ताल रखी गई है, रखी नहीं गई है, ताकि वैकेंसी और कुछ बदलाव जो माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग फील्ड में होना चाहिए उसके लिए। ओके, उम्मीद है कि आप लोग जाएंगे, साथ देंगे, बट हमारी कुछ कंडीशंस है। अगर सारा चीज़ ओके रहा तो मैं भी वहाँ आ सकता हूँ। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने स्टूडेंट के लिए इतना कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। प्लस जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं सहयोग कीजिए, आप ही के लिए तो लड़ाई लड़ी जा रही है ना। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास 140 देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।